नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने तूर उत्पादक किसानों के पंजीकरण, खरीद व भुगतान पोर्टल का किया लोकार्पण। नई दिल्ली में आयोजित सहकार से समृद्धि कार्यक्रम में नेफेड और एनसीसीएफ में पंजीकरण करवाने वाले किसानों को उनकी दलहन को 100% एमएसपी पर खरीद का दिया आश्वासन। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में ऐतिहासिक मेगा स्टार्टअप एक्सपो का आयोजन। एक्सपो को लेकर स्थानीय लोगों में, विशेषकर युवाओं में खासा उत्साह। युवाओं को उम्मीद कि एक्सपो से राज्य में खुलेगी रोजगार की नई राह। पुडुचेरी के यनम में सागर परिक्रमा अभियान का शुभारंभ। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला और राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन की मछुआरों से मुलाकात। कहा कि मछुआरों का उत्थान यात्रा का है प्रमुख मिशन। और राजधानी दिल्ली से लेकर पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में। दिल्ली में लोगों को हाड़ कंपाने वाली ठंड का करना पड़ रहा है सामना। मौसम विभाग ने हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब में भीषण से बहुत भीषण ठंड की जताई संभावना। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में तूर उत्पादक किसानों के पंजीकरण, खरीद व भुगतान पोर्टल का लोकार्पण किया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सहकार से समृद्धि, दलहन में आत्मनिर्भरता राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज की ये शुरुआत आने वाले दिनों में कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाने वाली शुरुआत है। उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि मूंग और चने में हमने आत्मनिर्भरता प्राप्त की है, लेकिन बाकी दलहन हम आज भी आयात करते हैं। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जहां पानी की कृपा बढ़ रही है, 2023 में आजादी के 75 साल बाद दलहन का आयात करना हमारे लिए सम्मानजनक नहीं है। अमित शाह ने कहा कि इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि के क्षेत्र में दलहन का उत्पादन करने वाले किसानों पर एक महत्वपूर्ण जिम्मा डाला है कि 2027 तक दलहन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो। सहकारिता मंत्रालय का कहना है कि किसान केंद्रित इस पहल का उद्देश्य तूर दाल उत्पादकों को भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ की ओर से खरीद, सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं और सीधे बैंक हस्तांतरण के माध्यम से बेहतर कीमतों के साथ सशक्त बनाना है, जिससे घरेलू दाल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और आयात निर्भरता कम होगी। और इसके तहत उपभोक्ता मामले विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार नेफेड और एनसीसीएफ के पोर्टल पर पंजीकृत किसानों से दालों के बफर स्टॉक के लिए खरीद की जाएगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य या बाजार मूल्य जो भी अधिक हो उसका भुगतान किसानों को किया जाएगा। आज की ये शुरुआत आने वाले दिनों में कृषि क्षेत्र में प्रचंड परिवर्तन लाने वाली शुरुआत है। ये बात सही है कि मूंग और चने में हमने आत्मनिर्भरता प्राप्त की है, परंतु बाकी दलहन आज भी हम इंपोर्ट करते हैं। और भारत जैसे कृषि प्रधान देश के अंदर जहां पानी की उपलब्धता भी बढ़ रही है, 2023 में आजादी के 75 साल के बाद दलहन का आयात करना हम सब के लिए सम्मानजनक नहीं है। इसलिए मोदी जी ने दलहन के क्षेत्र पर एक बड़ा दलहन उत्पादन करने वाले किसानों पर एक बड़ा जिम्मा डाला है कि 2027 तक दलहन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो। गृह मंत्री ने खेती से पहले ही नेफेड और एनसीसीएफ में पंजीकरण करवाने वाले किसानों को उनकी दलहन को 100% एमएसपी पर खरीद का आश्वासन दिया। निश्चित कर लिया है कि जो किसान उत्पादन करने से पहले ही नाफेड और एनसीसीएफ से अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा, कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस से उसकी दलहन को 100% खरीद कर लिया जाएगा। अब आपको इसकी चिंता करने की जरूरत है।
और जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले में ऐतिहासिक मेगा स्टार्टअप एक्सपो का आयोजन। एक्सपो को लेकर स्थानीय लोगों में, विशेषकर युवाओं में खासा उत्साह है। युवाओं ने उम्मीद जताई है कि एक्सपो से राज्य में रोजगार की नई राह खुलेगी। मेगा स्टार्टअप एक्सपो का आयोजन नव प्रवर्तन, सहयोग और विकास को बढ़ावा देने के लिए, उभरते उद्यमियों और अनुभवी सलाहकारों के लिए एक सम्मेलन बिंदु बनाने के विशिष्ट उद्देश्य से किया गया है। और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के यनम में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला और राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने सागर परिक्रमा अभियान का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने मछुआरों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं की जानकारी ली। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने बताया कि हैचरी एसोसिएशन के लोगों से उनकी बात हुई है, जिसमें हैचरी का विस्तार करने और दूसरी जगहों में काम करने की बात बताई गई है। एसोसिएशन के लोगों से हमारी भेंट हुई, उन्होंने विस्तार से अपनी बातें हमारे सामने रखी हैं। खास करके हैचरी एसोसिएशन की ओर से इस पूरे विस्तार के 50 किलोमीटर एरिया को हैचरी जोन डिक्लेयर करने का डिमांड किया है। उसके पीछे उन्होंने उनका तर्क भी दिया है कि अभी ये जो विस्तार है वो हैचरी के लिए एक हब बन गया है। वो पूरे देश को ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी सर्विस देने की क्षमता में आ गया है। सो इस प्रकार के हैचरी के इस हब को और भी इंफ्रास्ट्रक्चर समर्थन मिल जाए तो वो और अच्छी तरह से सस्टेन हो सकता है। और इससे पहले केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन के साथ सागर परिक्रमा यात्रा 10वें चरण के तीसरे दिन आंध्र प्रदेश के टुंडुरु गांव, भीमावरम के गोदावरी मेगा एक्वा फूड पार्क में झींगा खाद्य प्रसंस्करण इकाई का दौरा और निरीक्षण किया। और बाद में यात्रा आंध्र प्रदेश के कोनासेमा जिले के अंतरवेदी पालम पहुंची, जहां केंद्रीय मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने कार्यक्रम में उपस्थित मछली किसानों, मछुआरों, मछुआरा समूह के प्रतिनिधियों, जलीय किसान प्रतिनिधियों जैसे लाभार्थियों के साथ बातचीत की। कई लाभार्थियों ने रुपाला के साथ अपने जमीनी अनुभव साझा किए और अपने मुद्दों पर प्रकाश डाला और साथ ही केसीसी और पीएमएमएसवाई योजना द्वारा उनके जीवन में दिए गए जबरदस्त योगदान की सराहना की। रुपाला ने मछुआरों, मछली किसानों और अन्य हितधारकों जैसे लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी देकर सम्मानित किया। और राजधानी दिल्ली से लेकर पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। दिल्ली में लोगों को हाड़ कांपने वाली ठंड का सामना करना पड़ा है। मौसम विभाग ने हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब में भीषण से बहुत भीषण ठंड की संभावना जताई है। इस दौरान कोहरे से भी लोगों को मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे ही बना रहेगा और ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और वहीं इस कारण कई ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। वहीं देश के कई हिस्सों समेत जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शीतलहर की चपेट में है। श्रीनगर में तापमान 0 से नीचे चला गया है। तापमान 0 से नीचे जाने के बाद शहर शीतलहर की चपेट में है। उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास दूर दराज के गांव में 75 साल का अंधेरा आखिरकार खत्म हो गया है। कुपवाड़ा के किरण क्षेत्र के कुंडिया और पतरू गांव में आजादी के 75 साल बाद पहली बार बिजली पहुंची है। ये प्रयास समृद्ध सीमा योजना के तहत किया गया है और जिसके तहत 250 केवी सब स्टेशन बनाए गए हैं। KPDCL इलेक्ट्रिक डिवीजन कुपवाड़ा द्वारा रिकॉर्ड 2 महीने में ये पूरा काम किया गया। स्थानीय निवासी ने इस पर खुशी जताई है। खुशी का दिन हम लोगों के लिए 1947 से लेकर आज तक किसी गांव में बिजली ना थी, अंधेरा था, लेकिन आज उजाला हो गया। तो इसके लिए मैं मोहतरमा डिप्टी कमिश्नर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ अपने LG इंतज़ामिया का, अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और अपने खुसूसन खासकर अपने जो हमारे हिंदुस्तान के जो बहादुर प्रधानमंत्री जी हैं उनका बहुत शुक्रिया। 75 साल के बाद ये हुआ और लोगों के बीच में, मेरे जो हल्का है, हल्के के लोगों के बीच में खुशी की लहर दौड़ गई कि ये हमने पहली बार देखा कि यूटी के अंदर LG साहब के
के टीम ने कितना अच्छे तरीके से काम किया, जहां हम लोगों को ये खुशी मिली। सदियों बाद हमने ये रोशनी आज देखी। गवर्नमेंट का शुक्र अदा कर रहे हैं और मैं गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आज पहली बार हम देख रहे हैं कि हमारे गांव में भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दी जा रही है। वी आर वेरी थैंकफुल टू इंडियन गवर्नमेंट एंड स्पेशली ऑफ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। असि शुक्रिया अदा करते हैं जी गवर्नमेंट का। और जल शक्ति मंत्रालय के स्वच्छता एवं पेयजल विभाग ने साल 2023 में स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के द्वितीय चरण के तहत अभूतपूर्व सफलता पाई है। देश के 85% गांव ODF प्लस हो गए हैं। और इसके अलावा विभाग की अन्य उपलब्धियों पर सचिव बीनी महाजन से बात की हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। नए साल की शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त स्वच्छता एवं पेयजल विभाग में सचिव विनी महाजन जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि मैम 2023 में क्या क्या उपलब्धियां मंत्रालय की तरफ से रही हैं, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से रही हैं? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा चरण शुरू हुआ और उसके चलते पिछले साल में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। हमारे गांव जो ODF थे अब ODF प्लस बहुत बड़ी गिनती में हुए हैं। 4 गुना बढ़ोतरी हुई और अब हमारे 5,15,000 के लगभग गांव अपने आप को ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस ODF प्लस घोषित कर चुके हैं। इसका मतलब उन्होंने अपने या ठोस या तरल प्रबंध कर लिए हैं। इनमें से बड़ी गिनती में 1,25,000 के करीब गांव ODF प्लस मॉडल हो चुके हैं। 24 भी आ चुका है 2024, तो इसमें भी कई सारे प्लान्स आपने किए होंगे कि कैसे ज़मीनी स्तर पर जाकर के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण को सफल बनाना है। तो इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी आप करने वाले हैं स्वच्छता को लेकर के? हमारी कोशिश ये है और हम अब सभी राज्यों के साथ विस्तार में विचार करने जा रहे हैं इसी महीने और अपना अगले साल की रणनीति तैयार करने जा रहे हैं। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमने ये जो काम अब इतनी तेज़ी से चल रहा है इसको इस साल संपन्न करने की कोशिश करें। तो जो एसेट्स बनाने हैं, चाहे वो हमारे ठोस कचरे के लिए हो या तरल कचरे के लिए, तरल के लिए सोख्ता पिट्स बनाने हो या किसी और तरीके से गंदले पानी का प्रबंध करना हो, हमें फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने हो, गाड़ियों का प्रबंध करना हो अपने सेप्टिक टैंक खाली करने के लिए या प्लास्टिक वेस्ट के लिए। और इस साल हम चाहेंगे कि ऐसे प्रबंध हम बना दें, गाड़ियों का प्रबंध, उनको कचरे को लेके जाना, सही उसका प्रयोग करना, सही व्यवस्था करनी, कि हमारे सभी गांव स्वच्छ हो जाएं। महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़रूरी होगी। ये सब काम हम जानते हैं कि स्वच्छता का काम महिलाएं उसका बीड़ा उठाती रही हैं, बहुत देर से हर घर में महिलाएं इसमें ज़िम्मेवारी लेती रही हैं। अगर वे इसमें अग्रणीय रोल लें, अगर लीडरशिप रोल लें, हम प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम विमेन लेड डेवलपमेंट देखना चाहते हैं। हम महिलाओं को विकास में केवल उसके भागीदार नहीं बल्कि उसके नेतृत्व में देखना चाहते हैं। और जब ये होगा और महिलाएं आगे जुड़ेंगी, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी, तो हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो कामयाबी की ओर लगातार प्रयास हैं स्वच्छ भारत ग्रामीण फेज़ 2 के तहत। और 2024 में भी आपको कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे, कई ऐसे कैंपेन देखने को मिलेंगे जिसमें महिलाएं नेतृत्व करती हुई नजर आएंगी स्वच्छ भारत ग्रामीण के तहत चलाए जा रहे तमाम एक्टिविटीज़ का। कैमरामैन राजेश रिक्की के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, दिल्ली। और विकसित भारत संकल्प यात्रा झारखंड के ग्रामीण और शहरी इलाकों में जाकर लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बता रही है। झारखंड की राजधानी रांची में विकसित भारत संकल्प यात्रा कारवा विभिन्न पड़ाव से होकर गुजर रहा है, जिसमें हर दिन जनता की सहभागिता बढ़ती ही जा रही है। और उत्तरी भारत में भीषण ठंड के बावजूद विकसित भारत संकल्प यात्रा को लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। लोग यात्रा का भरपूर लाभ भी ले रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा कठुआ जिले के गणधर, बदला और चकदेसा सिंह पंचायतों में पहुंची, जहां स्थानीय लोग बड़ी संख्या में यात्रा स्थल पर पहुंचे। यात्रा के तहत सार्वजनिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के विषय में लोगों को जानकारी दी गई। आयुष्मान कार्ड मेरा बनेगा, मेरा बेनिफिट मुझे मिल रहा, मैं घर वाली ऑपरेशन करवाया
ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਡ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਡ ਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। विकसित भारत संकल्प यात्रा जम्मू के गांव मनहास भी पहुंची। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय सांसद जुगल किशोर शर्मा थे। उन्होंने वंचितों को पेंशन कार्ड और आयुष्मान हेल्थ कार्ड दिए। इस अवसर पर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प भी लिया गया। इस अवसर पर सांसद जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा ने करोड़ों लोगों को एक साथ जोड़ा है। सारी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई है। जिन लोगों को आज भी जो योजनाओं की जानकारी नहीं है उनको जानकारी दी गई, और जिनको लाभ नहीं मिला है तो उनकी रजिस्ट्रेशन की जा रही है, ताकि सबको प्रधानमंत्री की योजनाओं का लाभ जो है वो मिले। मैंने विकसित संकल्प भारत योजना में अपना कार्ड के लिए अप्लाई किया था और मुझे कार्ड भी आज ऑन स्पॉट कार्ड भी मिल गया हुआ है। मैं मोदी जी का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया कि उन्होंने जो भी आदमी 60 साल से ऊपर से उनकी पेंशन लगा दी है, और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो ये घर घर जाकर लोगों की पेंशन लगा रहे हैं, इनका भी बहुत धन्यवाद कर रहे हैं हम। उधमपुर की सतेनी पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने आईईसी वैन का स्वागत किया और प्रधानमंत्री का वीडियो संदेश सुनाया गया। मौके पर सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए विभिन्न विभागीय स्टॉल लगाए गए। मेरी कहानी मेरी ज़बानी के अंतर्गत लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। मेरा मकान कच्चा है और कच्चा पक्का मकान बनाने शाही मेरी, और मेरे PMAY दी सैक्शन मकान सैक्शन होया मेरा, और मेरी पहली सरबन मिली और मेरा मकान का काम चला करता है। मैं सरकार का बड़ा धन्यवाद करना कि मेरा मकान सैक्शन किया उन्होंने। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत LED डिस्प्ले वाली आईईसी वैन ने जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में व्यापक ध्यान आकर्षित किया। तकनीकी रूप से उन्नत वैन रियासी जिले की गजोरी पंचायत पहुंची, जहां लोगों ने उत्साहपूर्वक यात्रा में प्रतिभाग किया। बहुत अच्छा, सरकार का हम बहुत अच्छा शुक्रगुजार हैं, क्योंकि पिछले दिने गवर्नमेंट ने जो यूनिट लाए थे, उस यूनिट में जो हम लोगों का चीरी डाला, चीरी में जो लोग आए थे उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है। मेरी टांग टूटी थी ना, मैं गई थी जम्मू, मेरा कार्ड लगा था उधर, उसका भी बहुत फ़ायदा हुआ। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने वो कार्ड लगाया, कार्ड लगाने के लिए मेरा ऑपरेशन हुआ, फिर मैं ठीक चल रही हूँ। सरकार का लक्ष्य है कि आज़ादी के 100 सालों में 2047 तक भारत को विकसित देशों की श्रेणी में पहुंचा दिया जाए, और इसी प्रयास में विकसित भारत संकल्प यात्रा मील का पत्थर साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की, और आइए देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान जीरे की उपज में बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2022-23 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 6,27,031 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 5,55,789 टन रही थी। यानी इस साल जीरे की पैदावार में बीते साल के मुकाबले 71,242 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जीरे की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को देश की कुछ मंडियों में जीरा बिकवाली के लिए पहुंचा। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जसदड़ मंडी में 2 जनवरी को जीरे का भाव रहा 22,500 रुपए। 3 जनवरी को इसके सौदों में 2,500 रुपए का भारी उछाल देखने को मिला और भाव जा पहुंचा 25,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान जीरे के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहां 2 जनवरी को जीरे का भाव था 26,785 रुपए। 3 जनवरी को इसके सौदे 285 रुपए लुढ़क कर 26,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। बता दें कि जीरे का मसालों में अपना अहम स्थान है। भारतीय मसालों में शामिल लाल मिर्च के बाद जीरा ही सबसे ज्यादा भारत से निर्यात किया जाता है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश से होने वाला जीरे का निर्यात 4,19,000 के पार पहुंच गया है।
कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो बुधवार को जसदड़, सावरकुंडला और विसनगर मंडी में कपास के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, जबकि ध्रांगधा मंडी में इस दौरान कपास के भाव में नरमी देखने को मिली। एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जसदड़ मंडी में 2 जनवरी को कपास का भाव रहा 6,725 रुपए। 3 जनवरी को इसके भाव में 25 रुपए की तेजी आई और भाव 6,750 रुपए पर जा पहुंचा। राज्य की ही सावरकुंडला मंडी में इस दौरान कपास के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 2 जनवरी को कपास का भाव था 6,653 रुपए। 3 जनवरी को इसके सौदे 47 रुपए चढ़कर 6,700 रुपए पर हुए। विसनगर मंडी में कपास के भाव की बात करें तो यहाँ 2 जनवरी को कपास का भाव रहा 6,662 रुपए। 3 जनवरी को इसके सौदों में 15 रुपए का उठाव आया और भाव 6,677 रुपए हो गया। ध्रांगधा मंडी में 2 जनवरी को कपास का भाव था 6,642 रुपए। 3 जनवरी को इसके भाव में 295 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,347 रुपए पर आ गया। बात कपास के पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से प्रमुख खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर खरीफ कपास की पैदावार 316.57 लाख गांठ होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। बिहार में मक्के के खेत में सिंचाई करें, मक्के की बुआई भी करें, मक्के के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर लें। किसान गेहूं की बुआई कर सकते हैं, गेहूं के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। साथ ही काबुली चने की बुआई करते रहें। यहाँ आलू के खेत में निराई कर लें, आलू के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। बिहार में प्याज की बुआई करने का समय उपयुक्त है। इसके अलावा लाल मिर्च के खेत में निराई कर लें। वहीं के किसान लहसुन में खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। लहसुन के खेत में निराई करते रहें। बिहार में टमाटर के खेत में निराई कर लें। इसके साथ ही मटर के खेत में निराई करें। झारखंड में गेहूं के खेत में सिंचाई करें। किसान आलू के खेत में सिंचाई कर लें। यहाँ फूल गोभी की खेती के लिए खेत तैयार करते रहें। साथ ही टमाटर की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। अभी शलगम और बैगन की खेती के लिए खेत तैयार रखें। झारखंड में भिंडी की बुआई कर लें। इस समय काबुली चने में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में काबुली चने में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। किसान प्याज में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर कीटनाशक छिड़कें। वहां खीरे की खेती के लिए खेत तैयार कर लें। झारखंड में किसान कद्दू की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। है। निराई करते समय पंक्तियों से अनावश्यक पौधे निकालकर मध्य की दूरी अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से
10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाए। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें, साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर श्रमजीवी विस्फोट कांड के मामले में दोषी करार दिए गए 2 आतंकवादियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। 28 जुलाई 2005 को श्रमजीवी विस्फोट कांड हुआ था, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई थी और 62 यात्री घायल हो गए थे। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में नकली दवा घोटाले के बाद अब आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक में नकली पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी टेस्ट करवाने का मामला सामने आया है। और इस मामले को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आबकारी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि ईडी की प्रक्रिया कानूनी है, केजरीवाल को इसमें सहयोग करना चाहिए। प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हरियाणा कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पनवार के ठिकानों पर छापेमारी की है। मामले में पूर्व इनेलो विधायक दलबीर सिंह और कुछ अन्य के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बैठक में उत्तर प्रदेश और बिहार की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति और लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के अध्यक्ष कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उपस्थिति में वाईएस शर्मिला कांग्रेस के साथ जुड़े। दिल्ली एम्स में गुरुवार की सुबह आग लग गई। आग डायरेक्टर ऑफिस में लगी है। आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया और आग से किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। भारतीय रेल ने रेल परिचालन को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए लगभग 20,000 फॉग पास उपकरणों का प्रावधान किया है। फॉग पास एक जीपीएस आधारित नेविगेशन डिवाइस है जो लोको पायलट को घने कोहरे की स्थिति में देखने में मदद करता है। अयोध्या जोन के आईजी प्रवीण कुमार ने बताया है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से सभी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है और सुरक्षा के लिए उन्नत तकनीकों जैसे कि ड्रोन का भी प्रयोग कर रहे हैं। आरबीआई के मुताबिक बैंकों का कुल एनपीए मार्च 2019 में 9.3 लाख करोड़ रुपए से घटकर मार्च 2023 में 5.71 लाख करोड़ के स्तर पर आ गया है। आरबीआई के आंकड़े के मुताबिक बैंकों का नेट एनपीए 2023 तक घटकर 1% से भी नीचे आ चुका है। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। कृषि विशेष के लिए हम लोग पहुंचे हैं चंबल के इस क्षेत्र में, जहां पर अब किसान फूलों की खेती करते हैं। कैसे करते हैं खेती, इसकी विस्तृत रिपोर्ट देखिए। इस गुरुवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण अगले दिन सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।